हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। इसी को सीबीएसई ने कई बार ऐसे भी पूछा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल 4C करके भी इसको पूछा जाता है। कैसे निकलता है या क्या टास्क है अपनी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग क्या है? कॉइल है। कॉइल ऐसे समझो जैसे कि आपका एक कंगन हो, कंगन है या चूड़ी है, चूड़ी में एक मान लेते हैं क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। उसके कारण आपको उसके सेंटर से एक पॉइंट दे दिया गया है, पॉइंट पी है मान लेते हैं। उस पॉइंट पी पे आपसे कहा गया कि आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो करना क्या होता है उसको समझना है। इसको क्रॉस सेक्शन वाइज रखा है कि इसके सेंटर से लेके ये डिस्टेंस को आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस कोई भी है, तो उस डिस्टेंस को मान लेते हैं x है। वो डिस्टेंस कितनी है? x है। इस जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस है मान लेते हैं r है। अब किया क्या हमने, माना क्या कि इधर एक करंट एलिमेंट लिया, बहुत छोटा सा, इधर एक छोटा सा क्या लिया, करंट एलिमेंट dl लिया। इस जगह करंट एलिमेंट क्या लिया, dl मान लेते हैं। ऐसे करंट जा रहा I, इस तरफ ऐसे I जा रहा होगा, ऐसे करंट जा रहा है इसमें। ये dl दोनों तरफ दिखाया कि एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। इस तरफ अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो वो इस वाली साइड पे इस तरफ को जाएगा और एक एज अ डाइपोल बिहेव करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना अपने। फिर क्या हुआ कि ये इस dl से ये पॉइंट P मान लिया r डिस्टेंस पे। ये पॉइंट P कितना है? r डिस्टेंस पे। अगर इस r को लिखना होगा तो हम लोग r को लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जैसा आपको लिखना है, इस R के बराबर होगा। अब इसके कारण यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस dl के कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आपकी dB। अब चूंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे तो इसको रेजोनेंस ऑफ वेक्टर से ये वाला इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये वाला आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा। ये वाला पैरेलल कंपोनेंट और ये वाला किसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। या इसी को कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका कैसा, वर्टिकल कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या करोगे समझना, ये अब क्या करना है ध्यान देना। अब होगा क्या कि जैसे ये है, इसके कारण जब आप ऐसे ऐसे आगे आते जाओगे, आगे आते जाओगे, आगे आते जाओगे, तो ये जो dB है ये कुछ ऐसे, dB कुछ ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा। dB परपेंडिकुलर वाला, हर केस के लिए जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो एक ऐसे बन जाएगा। और हर चीज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, हर dl एलिमेंट का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा, वो सीधे डायरेक्ट सीधे रहेगा। अब ये और ये अगर ऊपर वाला और एक नीचे वाला आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हर पोजीशन के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये एज अ डाइपोल बिहेव कर रहा है। यहां भी जितना है वहां, जितना करंट एलिमेंट यहां है उतना ही यहां है। तो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जितनी जैसे यहां बनी ऐसे उसके रिवर्स में बनेगी और वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हमेशा हो जाएगी। इतना सा दिमाग में रखना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट अकेला बचेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। फिर क्या होता है, फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ। अगर बायोट-सेवर्ट लॉ की बात करें तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और फिर dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ऐसा ही होता है, ये तो फॉर्मूला पता है, इतना होता है। अब क्या किया जाए कि dB को अगर हम कैलकुलेट करने का प्रयास करें कि dB है कितनी, तो dB की कौन सी कंपोनेंट है, dB अगर एक्चुअल में बात करें तो dB इज इक्वल्स टू होगा क्या कि dB का यार परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस dB का पैरेलल कंपोनेंट। dB का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। तो अब क्या करोगे आप, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट अकेला बचेगा। तो dB जो इक्वल होगी वो किसकी होगी, dB पैरेलल की। और जब कभी चीज पैरेलल लिखी होती है तो यही बराबर हो जाएगी cos थीटा के। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि ये बराबर हो जाएगी dB cos थीटा के। ये किसके बराबर हो जाएगी, dB cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अब cos थीटा की वैल्यू हम लोग अगर चाहेंगे तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। cos थीटा के लिए ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका होगा थीटा, ये एंगल क्या होगा आपका थीटा। किस किस के बीच में है, ये जो रेडियस और प्लस ये जो आर्क गई है इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है,
थीटा है वही इसके बराबर होगा, वही इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये थीटा और ये थीटा बराबर ही है, तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप लिखोगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू होता है, हमें पता है, जैसे ये एक चीज सीखी है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये तो आती है हमें, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसमें से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। तो बेस कितना होगा, जिसके साथ एंगल बना होता है वो बेस होता है, तो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां भी कॉस थीटा लिखना होगा वहां हम लिख सकते हैं कि db इज इक्वल्स टू, db के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, किस चीज का, db के साथ किस चीज का मल्टीप्लाई कर लें, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। db किसके बराबर, db मल्टीप्लाइड विद r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। अब इस db को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। सिंस db इक्वल्स, ध्यान देना, इस जगह गौर करना कि dl और r के बीच में ये dl है, ये dl है, ये इधर को गया, ये इधर को जा रहा है, और ये r, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही इसको खोलेंगे, जैसे ही इसको खोलेंगे तो ये साइन थीटा टर्म में आएगा, और dl और r परपेंडिकुलर हैं, तो लिखोगे सिंस dl वेक्टर एंड r वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन, जब परपेंडिकुलर है देन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। सर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो यही db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, db इज इक्वल्स टू बनेगा अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, db इक्वल्स टू बनेगा अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा खत्म अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर ही कटा होगा तो ये आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया होगा। फर्दर db किसके बराबर है, सिंस db बराबर db cos थीटा के, तो इसी को लिखा जाएगा, और db इज इक्वल्स टू, ये वाला तो ऊपर वाले के लिए निकाला, db इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, इसी को साथ में cos थीटा भी लिखोगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और जो cos थीटा था वो क्या था, देख ध्यान देना, cos थीटा वाला टर्म क्या लिखा था, r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर 1 डाल लो कि 1 में हम इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यू रख रहे हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी को क्या लिखेंगे, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर से ये बताओ, ये जो r है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये r किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसी को ऐसा और लिखा जा सकता है, गौर करना, इसी को लिखा जा सकता है db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर लिख लो, dl इधर लिख देते हैं, और इसी को लिखा जा सकता है, ये पूरा जब एक्सपेंड करोगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर, यहां पावर 1 यहां पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू dl, इतना बना। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे के लिए। ये तो छोटा वाला आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, छोटी वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना dl के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ गई। तो पूरे के लिए फॉर होल लूप वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ db इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन के बाद यहां पहले कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं सारे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर हो जाएगा, आर बाहर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 ये बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन रह जाएगा सिर्फ dl का। इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, dl का। अगर हम पहले फिगर पे चलें तो ये dl टोटल कितनी होगी, ये r अगर रेडियस है इसकी, तो dl टोटल कितनी होगी, सरकमफेरेंस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 पाई r, तो उसी को लिखेंगे, गौर करना। तो dl को इंटीग्रेट करेंगे हम, ये कहां से भैया, 0 से कहां तक, 2 पाई r तक, 2 पाई r तक ये होगी टोटल, ये क्या होगी 0 से लेके b तक होगी, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर आ जाएगा आपका आई आर, और जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर, dl का इंटीग्रेशन l आएगा, l की जगह लिमिट रखोगे 2 पाई r बनेगा, 2 पाई
आर बनेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये बना कि नहीं बना? अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाई से पाई कट सकता है, ये 2 रह जाएगा इधर और ये आई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसी को, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये होता है आपका डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए। ये वाला डेरिवेशन आपका होता है, बट इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, गौर करना। अब क्या किया जाए, इस चीज को यहां से गौर करते हैं। अब क्या किया जाए, ऐसा सोचो कि ये जो लूप होगा करंट कैरिंग लूप, उसकी जो रेडियस आर है और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस आपकी x यहीं आ जाए, ये अगर सेंटर पे ही अगर इसको निकालने का प्रयास करें कि ये जो x है इसको अगर हम यहीं ले आए, मतलब इस पॉइंट के लिए हम यहीं, या ऐसा कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बजाय ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप निकालना है, तो सेंटर पे जब लेके आएंगे इस पॉइंट P को, तो ये x क्या हो जाएगी, 0। तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, गौर करना, यहां तक आ गए। अब फिर अगर लिखा जाए एट सेंटर जो x हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। x 0 के बराबर हो जाएगी, तो यही फॉर्मूला गौर करना, x 0 हुआ, यहां x टर्म को 0 करेंगे तो ये r³ बनेगा, ये स्क्वायर से ये कटेगा, ये r³ बनेगा, और r³ r स्क्वायर से कटेगा तो नीचे सिर्फ एक r बचेगा, जो फॉर्मूला बनेगा आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ऐसे और क्वेश्चंस हैं, ऐसा अब मान लो, ऐसा ये तो ठीक है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, समझना, इस चीज को गौर करना, जैसे ये पहला वाला फिगर अपने पे जाएं, अब इसमें क्या हो कि ये लूप पूरा ना हो, सिर्फ एक सेक्टर के फॉर्म में हो, तो इसका क्या आंसर करेंगे, मतलब उस सेक्टर के कारण ऐसा कुछ क्वेश्चन हो। ध्यान देना, मैं इधर ही बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई एक सेक्टर है ऐसे, ठीक है ना, उसके कारण आपसे कहा जाए कि ये एक रेडियस उसकी r दे दी गई, ये रेडियस कितनी दे दी गई, r, इसमें करंट I जा रहा है, और आपसे कहा जाए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो सेंटर पे अभी फॉर्मूला क्या आया, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन r, अभी तो फॉर्मूला यही आया है, I अपॉन r। अब अगर सेंटर पे यहां निकालना है फील्ड हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को, ये एंगल हम थीटा ले लेंगे। ये एंगल क्या है आपका, थीटा। अगर ये टोटल होता तो ये होती, अगर ये टोटल होता, पूरा सर्कुलर फॉर्म में होता, तो ये वाली फील्ड होती सेंटर पे। लेकिन अगर ये इतना ही है तो टोटल एंगल ऐसा नहीं लिख सकते कि ये टोटल, ऐसे लिख सकते हैं थीटा अपॉन 2 जो मैग्नेटिक फील्ड इधर केस में होगी, मान लेते हैं b डैश होगी, वो b का क्या होगा, थीटा अपॉन 2 होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर हम इस सेक्टर के लिए निकालना चाहेंगे तो ये निकल के आएगा b इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 और म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। तो यहां म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह ये 4 हो जाएगा, और थीटा के टर्म में ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये ना एंगल देके ये बाहर वाला एंगल दे दिया जाता है आपको, मान लेते हैं ये बाहर वाला एंगल दिया जाए, तो बाहर वाले एंगल के लिए कहा जाए कि बाहर बताओ कि कितनी फील्ड है, ऐसा कटा हुआ पार्ट, ये गायब हो, ऐसे पूरा सर्कल बना हो, ऐसे पूरा सर्कल बना और ये गायब हो, तब आपसे पूछी जाए तो आप क्या कर लोगे उसी को कि 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू यही सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड को लिख लोगे, तब भी आपका सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपको हो सकता है एक्सेस पे पूछ ले, हो सकता है आपसे सेंटर पे पूछ ले, यही 2 सवाल होते हैं आपसे घूम फिर के। तो उनकी आप प्रैक्टिस करो, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, जहां भी कंफ्यूजन आपको हो रही हो बिल्कुल कमेंट करना, पूछना, और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पढ़ते रहो। थैंक यू।